इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन की डिटेल्स में जाने के लिए हमें बहुत सारे बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन जो है उसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि इस कायनात की दो फोर्सेस, जिनको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स कहते हैं, वो दरअसल एक ही फोर्स की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। शेल्डन ग्लाशो ने 1960s में 1960s के स्टार्ट में अपने एक पेपर में इस बात का इंकशाफ किया था कि हम इलेक्ट्रोवीक फोर्स यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो मिलाप है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोवीक फोर्स कहते हैं। शेल्डन ग्लाशो ने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 4 फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स चाहिए होंगे, जिनको हम वेक्टर बोसॉन्स कहते हैं। वेक्टर बोसॉन्स की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन उनका मैस कैसे जनरेट करना है, इस काम को करने वाले स्टीवन वाइनबर्ग और डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, जिन्होंने 1967 में ये काम किया। ग्लासहाउ ने बहुत पहले वीक इंटरैक्शंस पर सोचा था, और जब उसने फर्मी फोर फर्मी इंटरैक्शन को एक एक बेहतर क्वांटम फील्ड थियरी में तब्दील करने की कोशिश की, बेहतर से मतलब ये कि रिनॉर्मलाइजेबल, तो उसने कहा कि एक कैरियर पार्टिकल होना चाहिए, डब्ल्यू बोसॉन होना चाहिए, और उसने अपनी थियरी उसके इर्द गिर्द बनाई। लेकिन उसको पता नहीं था कि इस बोसॉन को, मैसिव बोसॉन को, कैसे इस थियरी में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि ये तो बहुत ही मैसिव बोसॉन होना चाहिए, क्योंकि वीक इंटरैक्शन का रेंज बहुत बहुत कम है। और जब आप एक इतना मैसिव पार्टिकल डालेंगे या किसी भी मास का पार्टिकल डालेंगे किसी क्वांटम फील्ड थियरी में, एक मैसेंजर पार्टिकल के तौर पर, तो फिर वहाँ ये एक तयशुदा उसूल है कि वो थियरी रिनॉर्मलाइजेबल नहीं हो सकती। लिहाजा उसमें भी वही खराबी होगी जो फर्मी की ओरिजिनल थियरी में थी। मसला ये था कि डॉक्टर शेल्डन ग्लाशो ये पता नहीं कर पा रहे थे कि हम इन 4 पार्टिकल्स में से 3 पार्टिकल्स को मैसिव और एक पार्टिकल को मैसलेस कैसे रखें। वजह यह है कि फोटोन जो है वो मैसलेस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो डॉक्टर स्टीवन वाइनबर्ग ने और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने भी कुछ देर बाद 1967 में ये पता किया कि ये काम हो सकता है, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 पार्टिकल्स को हम मैसिव रखें, यानी कि W+, W- और Z बोसॉन को, और एक पार्टिकल जो कि फोटोन होता है उसको हम मैसलेस रखें। इस काम के लिए उन्होंने कुछ ऐसे वर्क्स को यूज़ किया जो कि पहले हो चुके थे। उनमें से सबसे अर्ली वर्क्स जो हैं वो योइचिरो नाम्बू और जेफरी गोल्डस्टोन के काम हैं। योइचिरो नाम्बू ने सुपर कंडक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में एक नई तरह का पार्टिकल डिस्कवर किया था जो कि मैसलेस था, और उसको आज हम गोल्डस्टोन पार्टिकल्स कहते हैं, गोल्डस्टोन बोसॉन्स कहते हैं। कुछ लोग उसको नाम्बू गोल्डस्टोन बोसॉन्स कहते हैं, बिकॉज योइचिरो नाम्बू और गोल्डस्टोन दोनों ने ये डिस्कवर किए थे, और जेफरी गोल्डस्टोन ने भी ऐसा ही कुछ काम किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद। नाम्बू और गोल्डस्टोन के काम के बाद 1962 में गोल्डस्टोन, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर स्टीवन वाइनबर्ग ने एक और पेपर पब्लिश किया था जिसके अंदर उन्होंने स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग की बात की थी। और ये पेपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इसके अंदर गोल्डस्टोन थ्योरम के 3 डिफरेंट प्रूफ्स दिए गए थे। और आज तक क्वांटम फील्ड थ्योरी की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे कि पेस्किन एंड श्रोडर, वो भी इसी पेपर को रिकमेंड करती हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यानी कि स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और ख़ास तौर पे गोल्डस्टोन थ्योरम के प्रूफ्स के लिए। उसके बाद 1964 में पीटर हिग्स ने ये डिस्कवर किया कि इस आइडिया को, जिसको स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहा गया, इस आइडिया को यूज़ करके हम पार्टिकल्स के मैसेज जनरेट करने का एक मैकेनिज़्म ढूंढ सकते हैं। इस मैकेनिज़्म को स्टीवन वाइनबर्ग ने जब यूज़ किया इलेक्ट्रोवीक थियरी के अंदर, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो कि शेल्डन ग्लाशो 1960 में सॉल्व नहीं कर पाए थे।
अब एक जो नया आइडिया उस जमाने में गर्दिश कर रहा था पार्टिकल फिजिक्स में, वो ये कि अगर एक पार्टिकल एक ऐसे फील्ड रखा जाए जो जिसका एक नहीं लेकिन बहुत सारे मिनिमा हों, कंटिन्यूअस मिनिमा हों, तो एक उससे जो ओरिजिनल सिमेट्री है उस थियरी की, वो खत्म हो जाती है और उसकी जगह पर एक एक नया पार्टिकल जन्म लेता है, जिसे गोल्डस्टोन बोजान का नाम दिया गया। ये थियरी हिग्स की थी और हिग्स के अलावा 4-5 और लोगों ने भी उसके ऊपर काम किया था, ब्राउट, एंगलर्ट वगैरह। अब इस थियरी को पार्टिकल फिजिक्स में और फिनोमेनोलॉजी में कैसे शामिल किया जा सकता है, किसी को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। अब ये मेरा ख्याल है 1966 की बात है कि गोल्डस्टोन, सलाम और वाइनबर्ग इंग्लैंड में इकट्ठे हुए थे। मेरा ख्याल है इंपीरियल कॉलेज में इकट्ठे हुए थे, जहां उन्होंने इस हिग्स मैकेनिज्म के ऊपर गौर किया और देखा कि सिमेट्री तोड़ने से ऐसे मैसिव पार्टिकल्स बन सकते हैं। और फिर ये ख्याल मेरा ख्याल है आज़ादाना तौर पर सलाम के जहन में और वाइनबर्ग के जहन में आया कि चलो इसको हम आगे चल के देखते हैं कि इससे निकलता क्या है। तो सलाम फिर आईसीटीपी चले गए और वाइनबर्ग एमआईटी लौट गए। तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग काम किया और आखिर तकरीबन एक ही जैसी थियरी पर पहुंचे जो आजकल स्टैंडर्ड मॉडल जाना जाता है। अब बात यह है कि इस थ्योरी को, या जिसको इलेक्ट्रोविक थ्योरी कहते हैं, इस थ्योरी को शुरू में इतनी तवज्जो नहीं दी गई। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर मैसिव वेक्टर पार्टिकल्स हैं। वेक्टर पार्टिकल्स का मतलब ये है कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन 1 है और उनका मैस है, यानी इसलिए वो मैसिव वेक्टर पार्टिकल्स हैं। ये पता था फिजिसिस्ट्स को कि इस तरह की थ्योरीज जिनके अंदर मैसिव वेक्टर पार्टिकल्स हों, उनकी सेंस बनाना आसान काम नहीं है। इनफैक्ट किसी को नहीं पता था कि ये कैसे करना है, इनमें से फाइनाइट रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं। ऐसी थ्योरीज हमें इन्फिनिट रिजल्ट्स देती थी जो कि बिल्कुल नॉनसेंस हैं। तो स्टीवन वाइनबर्ग ने अपनी बुक ड्रीम्स ऑफ अ फाइनल थ्योरी में ये लिखा है कि पहले 3 साल तक इस पेपर को, जो कि स्टीवन वाइनबर्ग का पेपर है, उसको कोई साइटेशन नहीं मिली थी। लेकिन फिर ये हुआ कि 1971 में एक पीएचडी स्टूडेंट जिनका नाम जेरार्ड टी हुफ था, उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो थ्योरी है, जो कि वाइनबर्ग सलाम मॉडल है, ये थ्योरी, इसकी सेंस बनाई जा सकती है। इसको टेक्निकल तरीका, इसको कहने का जो टेक्निकल तरीका है वो ये है कि ये थ्योरी जो है ये रिनॉर्मलाइजेबल है। और इस रिज़ल्ट के बाद बहुत ज़्यादा साइटेशंस मिलना शुरू हुई, जैसा कि वाइनबर्ग ने अपनी बुक ड्रीम्स ऑफ अ फाइनल थ्योरी में लिखा है। ऐसे हुआ कि 67 में जब वाइनबर्ग ने यह पब्लिश किया और 68 में सलाम ने पब्लिश किया, सलाम ने एक प्रोसीडिंग्स ऑफ द नोबेल एकेडमी में पब्लिश किया, तो वो थोड़ी देर बाद छपा। लेकिन किसी ने इस थियरी की तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हाँ ठीक है, लुक नाइस, लेकिन आखिर थियरियाँ तो लिखी जा सकती हैं और ये एक नॉन लीनियर थियरी थी। इसको क्या ये रिनॉर्मलाइजेबल है कि नहीं, उस वक्त तो किसी को ये नहीं पता था कि इतने कॉम्प्लिकेटेड लैग्रांजियन को, जिसके अंदर 4 पार्टिकल इंटरैक्शंस हैं, उसको कैसे रिनॉर्मलाइज किया जा सकता। तो ये टूफ्ट का कमाल है कि उसने और फेल्टमैन ने ये साबित किया कि हाँ, ये दरअसल रिनॉर्मलाइजेबल है, और रिनॉर्मलाइजेबिलिटी प्रूव करने के लिए एक नित नया तरीका भी इजाद किया। उसके बाद फिर ये लोगों की समझ में बात आई कि
इस थ्योरी में, यानी कि जो पहले सलाम वाइनबर्ग मॉडल कहलाता था, कि इसमें बड़ी जान है, ये रिनॉर्मलाइजेबल है। और चूंकि हम फिजिक्स में इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि एक थ्योरी को रिनॉर्मलाइजेबल होना चाहिए, तो उसके बाद लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। वैसे ये बात भी बड़ी माकूल थी, इसलिए कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिनॉर्मलाइजेबल है, और ये समझा गया है, इस बल्कि बहुत हद तक इसे इंटरनलाइज किया है फिजिसिस्ट ने, कि वही थ्योरी सच्ची हो सकती है जिसकी इन्फिनिटीज को आप छुपा सकते हैं रिनॉर्मलाइजेशन कंडीशंस लगाकर।